बैलेंस फोर्सेस अगर बोला जाए तो बैलेंस फोर्सेस अगर बोला जाए तो वाटर भी बैलेंस फोर्स ही हुआ ना, अगर एक बॉटल में वाटर है तो। जैसे एक बॉटल या एक ग्लास में कुछ वाटर रखा हुआ है, तो क्या ये वाटर की वेलोसिटी में कुछ चेंज है? नहीं, क्योंकि रखा हुआ है, आप बोल रहे हैं कि उसकी ज़ीरो वेलोसिटी मेंटेन्ड है। और सेम मीनिंग कि एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। एफ नेट समझते हो? एक ग्रॉस होता है, एक नेट होता है। एफ नेट, फोर्स नेट अगर ज़ीरो है तो ये दोनों कंडीशन होती है। तो आपका बोलना बिल्कुल सही है कि ग्लास में वाटर रखा हुआ है, तो वाटर पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे लिख देता हूँ उसको मैं। बट क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई हिडन फोर्स जो हमको अभी पता नहीं है, कोई फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं उसको, बट अभी 9th में हमको पता नहीं होता। तो एक ऊपर की तरफ वाटर पे फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कैसे लग रहा होगा? ग्लास की सरफेस के थ्रू। अब सोचो, उसी ग्लास में अगर आप एक छोटा सा छेद कर दो, छोटा सा, मैंने बड़ा कर दिया, छोटा सा छेद कर दो, तो पानी नीचे आने लग जाएगा। तो ये अपना असर दिखाने लग जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि वहां से वाटर को ये जो कांटेक्ट फोर्स मिल रहा था ऊपर का, ये जो कांटेक्ट फोर्स मिल रहा था, वो वहां से इस पॉइंट से मिलना बंद हो गया। तो वहां से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे आने लग गया। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। चलिए, हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स देखे थे, 4-5 सिस्टम्स देखे थे। उसके बाद बैलेंस्ड फोर्सेस के 5 एग्जाम्पल देखे थे, और वो ही आपने एक और बताया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है, आप लोग बता रहे थे मेरे को। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पे है, मतलब आप बोल सकते हैं कि वो रेस्ट है। जैसे वाटर, अगर वाटर जीरो वेलोसिटी पे है तो मतलब वो रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रहा है। वेरी गुड। तो अगर मैं वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकता हूँ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकता हूँ? हाँ सर, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। ग्रेट। राघव, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या? हाँ सर। रेस्ट इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी, राघव कैमरा ऑन करो यार। वेलोसिटी रिलेटिव फंडा होता है कि एब्सोल्यूट फंडा होता है? ध्यान है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव फंडास। वेलोसिटी रिलेटिव फंडा होता है कि एब्सोल्यूट फंडा होता है? रिलेटिव फंडा होता है। रिलेटिव फंडा मतलब जो इसको देख रहा है उसको समझ में आएगा। जैसे मैं कल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो जो मेरे को पैसेंजर्स थे उनकी वेलोसिटी ज़ीरो थी मेरे हिसाब से, बट जो हमको स्टेशन पे ड्रॉप करने आए थे उनके हिसाब से हमारा कुछ वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कारण यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट, अगर एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी के टर्म्स में देखा जाए, तो ये जो पहला केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या दूसरा केस है रेस्ट, अगर इन पे हम लोग नज़र करें फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी, तो दीज बोथ आर एग्जैक्टली सेम। अगर इन चीज़ों के थ्रू हम देखें, अब कल को ऐसा मत बोलना कि सर रेस्ट का ग्राफ अलग बनाते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अलग बनाते हो। वो आप किस नज़र से देख रहे हो उसको, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी के नज़र से देखते हैं तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट को फिक्स लेते हैं
यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट को सेम लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट को सेम लेते हैं, और ये जो दो चीज़ें हैं इसका कारण कॉज पढ़ेंगे, इसका कारण कॉज पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं फोर्स। समझ में आया? पक्का? चलो, तो एक स्टेटमेंट ये है बच्चों, सोच के बताइएगा। स्टेटमेंट ये है, टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसमें मैं केस कर देता हूं कि जीरो के अलावा कुछ वेलोसिटी लोगे, v नॉट इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो भी यूनिफॉर्म मोशन का केस है, बट उसके अलावा कुछ लेना है। टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, अ कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये स्टेटमेंट है, इसको ट्रू या फॉल्स बताना है, पर इसके मैं एग्जांपल्स दे देता हूं पहले। ये मुझे नहीं पता ट्रू या फॉल्स है, आप बताएंगे, बट मैं इसके एग्जांपल्स दे देता हूं पहले। पहला एग्जांपल, जब मैं साइकिलिंग कर रहा हूं, तो अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूं, मैं 10 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा और मैंने पेडलिंग बंद कर दी, फ्लैट रोड है, जीरो ग्रेडियंट की रोड है, फ्लैट रोड है, मैंने पेडलिंग बंद कर दी, तो क्या मेरी वेलोसिटी मेंटेन रहेगी या धीरे धीरे कम होती जाएगी? कम होती जाएगी ऑब्वियसली, है ना? नहीं तो स्कूल जाना कितना आसान होता, 2-3 पैडल मारे और फिर स्कूल पे ही जाके ब्रेक मारे, मेहनत ही नहीं लगती। तो 10 मीटर पर सेकेंड पे अगर मेरे को मेंटेन करनी है, तो मेरे को कंटिन्यूअसली एक रेट से पैडल करना पड़ेगा, भले आराम से, पर एक रेट से पैडल करना पड़ेगा। तो वहां पे एक कांस्टेंट फोर्स इन्वॉल्व है। अब इसी साइकिल में हवा बहुत कम है, टायर्स में इन्फ्लेशन, हवा बहुत कम है। अब इसको 10 मीटर पर सेकेंड पे मेंटेन करना है, तो क्या जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो उतना ही रहेगा कि ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा लगेगा। तीसरा केस, यही साइकिल जैसे बारिश बहुत हो गई और कहीं पे थोड़ा पानी भरा गया रोड पे, थोड़ा सा, मतलब इतना 4-5 इंच, ठीक है, और उसमें चला रहे हो साइकिल, या किसी सैंड में चला रहे हो, तो उस केस में फोर्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा? सर ज्यादा लगेगा, उस क्योंकि सैंड में वो धस जाने लगती है, धस जाने लगती वो है, दब दब जाती है। और अगर कोई बिल्कुल स्टिकी क्ले हो, बहुत स्टिकी क्ले हो, जैसे मिट्टी गीली हो जाती है और फिर सूखने लगती है, जब बिल्कुल दलदल जैसी हो जाती है, उसमें जब चलाओगे साइकिल तो बहुत भयंकर फोर्स लगेगा। तो फोर्स जितनी फोर्स लगाएंगे उतना गिरते चलते। नहीं, दलदल नहीं है, क्ले है, स्टिकी क्ले है, पर जैसे एक गार्डन था, उसमें बहुत बारिश के कारण मिट्टी नरम हो गई, अब उसमें साइकिलिंग कर रहे हो आप, अब 9th में हो तो उठपटांग हरकत तो करोगे ही, तो उसमें साइकिलिंग कर रहे हो आप। बात पूरी समझना, जस्ट रीड द अबव स्टेटमेंट वंस, फिर मैं बताता हूँ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो सिर्फ ऊपर का।
इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो जब साइकिल को मैं 10 मीटर पर सेकेंड पे मेंटेन कर रहा हूं तो चारों केस में मुझे सेम फोर्स लगना चाहिए था। वही साइकिल है, वही मैं हूं, वही स्पीड है, बट फोर्स मेरा अलग अलग रिक्वायर्ड रहा। क्यों? बोलो क्यों? सरफेस अलग है। क्योंकि सरफेस अलग है। तो सरफेस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ना, बहुत सारे लोग इसको फ्रिक्शन बोल देते हैं, पर फ्रिक्शन से ज्यादा करेक्ट टर्म यहां पे रेजिस्टेंस है। फ्रिक्शन जब आता है जब किसी ब्लॉक को स्लाइड करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन भी आएगा, बट फ्रिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जैसे आपने बोला ना क्ले में धस जाएगी तो चिपचिपी क्ले है, तो वो फ्रिक्शन नहीं होता है, वो दूसरे तरह का रेजिस्टेंस होता है। पानी में चला रहे हो तो पानी में विस्कोसिटी आएगी, तो वो थोड़ा सा दूसरे तरह का रेजिस्टेंस होता है, एग्जैक्टली फ्रिक्शन नहीं होता है, बट ठीक है, फॉर सम टाइम यू कैन यूज द टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली। सो द थिंग इज कि आप बोल रहे हो कि जैसे यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, एफ आर लिख देता हूँ, सिर्फ एफ फोर्स और एफ आर फ्रिक्शन फोर्स। सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा ना बच्चों, तो टू मेंटेन माई स्पीड, द अमाउंट ऑफ फोर्स आई नीड टू अप्लाई, राघव हो गया क्या? द अमाउंट ऑफ फोर्स आई नीड टू अप्लाई इज जस्ट इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। देखो सुनो, आप ये साइकिल, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है ना, कंसिडर कर लेना, ये साइकिल और ये राघव, थोड़ा टमी बना देते हैं राघव की, ये राघव ये राघव, नेट अपन 60 kgs मान लेते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुए, फिर थोड़ी देर में इनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, थोड़ी देर बाद जाने के बाद 10 हो गई, 5, 6, 7, फिर ऐसे ऐसे 10 हो गई। अब 10 पे ये अपनी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे तो नेट फोर्स था, क्योंकि 0 से 5, 5 से 6, 7, 8, 10 तक पहुंचने में देयर वाज का चेंज, देयर वाज वेलोसिटी का चेंज। और वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या होता है? जब उसको टाइम से डिवाइड कर देते हो तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो देयर वाज एक्सेलरेशन, है ना। ये दोनों चीजें लगभग सेम है। वेलोसिटी को के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये दोनों चीजें लगभग सेम है। तो जब आप आगे बढ़ रहे थे तो ऑब्वियसली पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, बट आपका जो फोर्स लग रहा था ना, वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा था। तो फोर्स नेट इस डायरेक्शन में था। बट जैसे जैसे आप 10 मीटर पे चले गए एंड देन यू स्टार्टेड क्रूजिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था और जो आपका आगे का फोर्स लग रहा था वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो जो एफ नेट था वो 0 हो गया, इसलिए आपकी स्पीड मेंटेन हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है ना। आपसे जो ये फोर्स बोल रहे हैं ना, ये नेट स्टेटमेंट में जो फोर्स बोलते हैं ना, वो नेट फोर्स की बात होती है। ये जो फोर्स बोल रहे हैं ना, ये नेट फोर्स की बात होती है। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, नेट फोर्स की बात हो रही है। अब ऐसा सोचो कि अगर मैं एक लोहे की रोड बना दूं, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, है ना, लोहे के ट्रैक्स होते हैं, और उसमें लोहे के ही टायर्स और दोनों सुपर स्मूथ, राइट। कहां गए दोनों? कैमरा चालू रखो।
और ये दोनों सुपर स्मूथ। क्योंकि ये दोनों सुपर स्मूथ हैं तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। अभी के लिए मान सकते हैं 0। तो उस केस में जितना भी आप फोर्स लगाते हो वो प्योरली आपको एक्सेलरेशन देता है, वो प्योरली आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्योंकि फ्रिक्शन लगभग लगभग 0 है, 0 मान रहे हैं अपन। इसलिए ट्रेन्स वगैरह जो रहती है अगर उनको एक्सेलरेशन पावर देना बंद कर दें तब भी वो कई किलोमीटर्स तक आगे चली जाती है। पता है आप लोगों को, अगर एक ट्रेन है 70-80 की स्पीड पे, उसको पावर देना बंद कर दिया जाए तो भी वो रुकते रुकते 10, 12, 15 किलोमीटर आगे चली जाएगी और आगे चली जाएगी। इनफैक्ट ट्रेन में ब्रेक्स भी लगाते हैं ना, तब भी ट्रेन 1-1.5 किलोमीटर बाद रुकती है। जो आजकल नई ट्रेन्स है वो उनकी अलग बात है, बुलेट ट्रेन्स वगैरह उनकी अलग बात है, जो लेविटेड ट्रेन्स चलती है। मैं नॉर्मल ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलर ट्रेन्स की, जो लोहे की पटरी पे लोहे का व्हील चलता है। उसमें कभी चेन पुलिंग कर दो ना, ऐसे कर मत देना, क्राइम होता है। ज़रूरत पड़ने पे ही कर सकते हैं, कि कुछ एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ सामान गिर गया आपका, तब कर सकते हैं। तो जब आपने चेन पुलिंग की तब भी आप देखोगे कि 1-1.5 किलोमीटर बाद रुकती है, मतलब ब्रेक लगाने के बाद भी इतनी दूर रुकती है, क्योंकि जो उसको फ्रिक्शन मिल रहा है ट्रैक से वो लगभग ना के बराबर होता है। ये जो स्टेटमेंट था ये एरिस्टोटल ने दिया था, जो बाद में गलत हो गया। दिस वॉज फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स, जो कि गलत हो गया। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स बोल रहा हूं, जो कि बाद में गलत हो गया। अब गलत हुआ तो इसका इनवर्स स्टेटमेंट जनरेट हुआ, इसका थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट जनरेट हुआ। आप करेक्ट स्टेटमेंट मेरे को बना के बताओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ये स्टेटमेंट गलत है, डिस्कस किया मैंने, अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट बना के बताओ, तो फिर मैं आप सॉरी contact force is required to maintain a body in a uniform motion. कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो वो तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है और वो तो गलत है। अरे ऐसे थोड़ी, थोड़ा अच्छा बनाओ ना। ये गलत है तो इसका नॉट लगा दो, थोड़ा अच्छा बनाओ ना। थोड़ा सा सोचो, वो वीडियोस चालू करो दोनों। चलो हिंट दूं, कोई भी बॉडी जब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, कोई भी बॉडी जब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक डैश एक बार फिर से repeat. कोई भी बॉडी जब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक ब्लैंक को आप फिल करो। नहीं, लिखो, an object remains
in a state of rest an object, समझते जाना, an object, अंग्रेजी सबको आती है, an object remains in the state of rest और in state of rest का अलावा क्या लिखते हैं अपन, और in यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन ही होता है, बट इनने जोड़ दिया इन अ स्ट्रेट लाइन, वैसे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इन अ स्ट्रेट लाइन, कब तक, अनलेस थोड़ा सा बोल लो, अनलेस के आगे क्या आना चाहिए, इट डजंट हैव कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट के पीछे क्यों पड़ गई, अनलेस नेट फोर्स है ना, अनलेस नेट फोर्स, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज, अब ये इसकी शब्दों में लिख लेते बुक की, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज, क्या चेंज करना है, वेलोसिटी चेंज करना है, तो उसको स्टेट बोलते हैं, उसको एग्जैक्टली स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, state of motion by an applied force, by an applied net force, पढ़ो इसको, लिखा है बोर्ड पे, unless compelled पढ़ो इसको वापस, एक और बार पढ़ो, और कैमरा चालू रखो, मेरे को निकालना पड़ेगा नहीं तो क्लास से। देखो ये इसमें पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 है, तो दो अलग अलग पार्ट्स में ध्यान रख सकते हो इसको। इसमें एक कीवर्ड है, उसको साइड में लिख लीजिए, एक्चुअल में उस डेफिनेशन में
एक कीवर्ड है, उस पर चर्चा करेंगे, स्टेट ऑफ मोशन। आपने केमिस्ट्री में स्टेट्स पढ़ी है, उससे अलग है ये। स्टेट ऑफ मोशन, थोड़ा सा कहीं पर लिख के बॉक्स वॉक्स बना लेना, इसको समझना जरूरी रहेगा, समझेंगे इसको। ये चीज दिमाग में है। हमने एरिस्टोटल की बात की जो कि उनने गलत स्टेटमेंट दिया था, हमने न्यूटन की बात की जो कि उनने पिछला जो स्टेटमेंट था वो न्यूटन ने दिया था। अब गैलीलियो की बात करते हैं। ये इस सीक्वेंस से आए थे, इन लोगों का अवतार धरती पे सीक्वेंस से हुआ था। तो एरिस्टोटल का तो बहुत इनिशियल था, गैलीलियो ने तो एक नंबर चीज़ें की, और न्यूटन तो फिर किंग ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स हैं ही, भगवान ही है लगभग, किंग भी क्या। हाँ, ये जो स्टेटमेंट लिखा ना अपन ने, ये न्यूटन को क्लिक करा एक गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जिसको बोलते हैं गैलीलियोस फैलासी। इनके एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस, ये जो स्टेटमेंट लिखा ना अपन ने न्यूटन का, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ लिखा अपन ने, ये इन्होंने गैलीलियो के स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट पे लिखा। गैलीलियो, लॉर्ड गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स करके गए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स, गैलीलियोस फैलासी बताता हूं, इसमें आएगा आपकी बुक में। वो एक्सपेरिमेंट बहुत रिजेंबल करता है आपके सीसॉ को, बोल सकते हो सीसॉ को रिजेंबल करता है, या रोलर कोस्टर की सवारी की है, रोलर कोस्टर की सवारी की, हाँ पता है आपको, देखा भी है। तो मुझे बताओ, रोलर कोस्टर का अगर मैं एक ऐसा पाथ बनाऊं, ऐसा थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल हो गया, ऐसे ऊपर जाके लिफ्ट विफ्ट के थ्रू जाके चढ़ना पड़ता है उस पर जनरली, तो या नीचे से भी चलाते हैं तो वो ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं, लुढ़कते लुढ़कते आता है। तो ऐसा पाथ बनाओ और फिर फ्लैट बना दो, और फिर बिल्कुल फ्लैट बना दूं, तो आपको क्या लगता है कि यहां से लुढ़कता हुआ रोलर कोस्टर, जब मैं बोलूं कि ये जो ट्रैक है और व्हील्स है, इसमें फ्रिक्शन ना के बराबर है, इसमें फ्रिक्शन ना के बराबर है, तो ये कितने आगे तक जाएगा, आपको क्या लगता है? उसके भी आगे तक जाएगा। नहीं, ऊपर से लुढ़का दिया, बस धक्का नहीं दिया, ऊपर से छोड़ दिया। देवेजा, एक सेकंड, ऊपर से सिर्फ छोड़ दिया, लुढ़का दिया। तो क्योंकि स्लोप है, ग्रेडियंट है अच्छा खासा, तो जो राघव बोल रहे हैं, जैसे आप स्लाइड्स में जाते हैं, राघव यही पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहे थे, बढ़ जाएगी, पर पॉइंट मेरा वो नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि ये कितनी आगे तक जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन जीरो होगा, अज्यूम कर लो अगर जीरो होगा, तो इनफाइनाइटली जाते जाएगा, जिसको बोलेंगे अनंत से भी आगे तक का मोशन, परपेचुअल मोशन, नेवर एंडिंग मोशन। क्या वर्ड है? परपेचुअल मोशन। बच्चों, फ्रिक्शन हर जगह नहीं होता है। हम डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें फ्रिक्शन हर जगह होता है, बट हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बना सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन ना के बराबर है।
और ऐसा थ्योरेटिकली सोच सकते हैं अगर फ्रिक्शन ना होता। सोचो ना बच्चों कि एरिस्टोटल को क्या दिक्कत है, एरिस्टोटल ने गलत स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि वो फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचे थे। उनका स्टेटमेंट गलत नहीं था, ऐसे एक नजर से देखें तो जनरल आदमी को वो लगे तो उसको सही लगेगा स्टेटमेंट कि भाई हाँ ये तो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है। बट गैलीलियो और न्यूटन ने फ्रिक्शन फोर्सेस कंसिडर किए। गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट लाए उसमें उन्होंने फ्रिक्शन को रिड्यूस 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 करके देखा, तो उन्होंने बोला जितना रिड्यूस करो उतनी आगे तक जाता है। मतलब अगर मैं जीरो कर दूंगा तो रुकने का सवाल ही नहीं है, राइट। अरे जैसे अर्थ सन के आसपास घूम रही है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो एक सर्कुलर मोशन है। दैट इज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बट दूसरा ले लो, ब्रह्मांड में अगर कोई पत्थर है, अगर कोई बड़ी चट्टान है, कोई कॉमेट मीटियोर या ऐसा कुछ, और वो एक स्ट्रेट मोशन कर रहा है और वो किसी के भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में नहीं आता, तो क्या वो रुकेगा? नहीं। क्या वो स्लो होगा? नहीं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है। हाँ, अगर वो एयर की सरफेस में एंटर कर जाता है तो एयर फ्रिक्शन लगने लगेगा उस पर, तो धीरे धीरे वो उसकी स्पीड कम करते जाएगा। और इनफैक्ट वहां पे एक दूसरा फिनोमेना आ जाता है कि वो उसको जला ही देता है, धुआं ही बना देता है, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट इतनी जनरेट हो जाती है। अरे एयर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप, बादल कितनी ज्यादा हाइट पे रहता है ना, किलोमीटर 2 किलोमीटर, काफी हाइट पे रहते हैं। वहां से अगर पानी की बूंद गिरेगी, वहां से अगर पानी की बूंद गिरेगी तो कितनी जोर से हिट करेगी? बहुत जोर से, 2 किलोमीटर में कितनी स्पीड पकड़ लेगी वो। बट एयर के फ्रिक्शन के कारण वो नहीं बढ़ती आगे। बट अगर यही चीज सपोज बारिश मून पे करवा दे, हो नहीं सकती, पर किसी तरह से करवा दे अपन, तो जो ड्रॉप गिरेगी ना उस पे, वो इतनी तेजी से गिरेगी कि इट कैन सीरियसली डैमेज अ पर्सन। गोली जैसी लगेगी बिल्कुल वो ड्रॉप। हाँ, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसकी स्पीड कम ही नहीं होगी। जिस स्पीड से वो निकली है उसी स्पीड से जाते जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे खुले मैदान में बुलेट चला दूँ तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द गन वो जाके रुक जा। अरे बुलेट छोड़ो, बुलेट छोड़ो, तुम वो खेलते हो ना, नॉर्मल टॉय गन आती है ना, तो करते हो तो इधर से हॉल के उस तरफ वाले हिस्से पे भी नहीं जाती है। ये छत पे जैसे खेलते हो, अपने दोस्त को पाकिस्तानी बना देते हो और फिर इसके साथ तो उसको, तो वो जो छोटा सा डार्ट टाइप का रहता है वो उधर तक भी नहीं जाता। बट अगर फ्रिक्शन फ्री सरफेस में करोगे, जहाँ पे एयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसी स्पीड से जाती जाएगी और रुकेगी ही नहीं। ठीक है, चलें आगे। क्यों? रेट, वेरी गुड पॉइंट। अगर वैक्यूम में करोगे तो पाउडर बर्न नहीं होगा, तो वो जलेगी नहीं। बिल्कुल सही, तो वो अपन दूसरा वाला स्प्रिंग लोडेड वाला चला सकते हैं। हाँ, पर वो गन पाउडर वाला अगर चलाते हो, सिर्फ ओनली पावर्ड बाय गन पाउडर, तो वो बर्न नहीं होगा। बिल्कुल सही, 100% सही जवाब। उसमें कुछ भी बर्न नहीं होगा तो वो आगे ही नहीं निकलेगी। बिल्कुल सही, वेरी गुड पॉइंट। तो यहाँ पे आते हैं वापस। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज कर देता हूँ केस में। इसमें ये आगे जाने के बाद थोड़ा सा मैंने कम स्टीपर प्लॉट चढ़ा दिया। तो सपोज ये लोएस्ट पॉइंट और जहां से ये गिरा था इसका डिस्टेंस है x, और ये जो लोएस्ट पॉइंट और ये जो वर्टिकल में इसका डिस्टेंस है y। समझते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, x किसको लिया है, y किसको लिया है। तो ये जो बॉल है, गैलीलियो ऑब्जर्व किया, ये जो बॉल है ये इस x पे डिपेंड नहीं करती है कि कितना कितना लंबाई गिरा रहे हो। स्टीपर पे, हाइट पे डिपेंड करती है।
जब तक इस चीज की हाइट y नहीं हो जाएगी, जब तक ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर इसको आपने ज्यादा स्टीपर कर दिया तब भी वो y तक जाएगी। उस केस में x बहुत कम हो जाएगा, इस केस में x बढ़ जाएगा, इस केस में x बहुत कम हो जाएगा। और जब स्टीपनेस बिल्कुल नहीं रहेगी तो x आते जाएगा। तो वो चीज किस पे डिपेंड कर रही है? y पे। समझ में आया बच्चों? अगर हम तो सर वो रोलर कोस्टर एकदम ऊपर जा रहे वो वापस नीचे आ जाएगा। उसको बनाते ऐसा है कि वो आगे आगे जाते जाए। उनको पहले से प्रॉपर डिजाइन करते हैं तो उनको पता रहता है कि कितनी पोटेंशियल, वर्ड सुन लेना बस, पोटेंशियल एनर्जी से उसको ड्रॉप किया है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो हाइट के कारण एनर्जी आती है, उसको डिस्कस करेंगे आगे। कितनी पोटेंशियल एनर्जी से उसको ड्रॉप किया है और फिर कहाँ तक ले जाना है उसको। तो आपने देखा होगा रोलर कोस्टर जब वापस ऊपर चढ़ता है तो ऊपर चढ़ते चढ़ते इतना स्लो होता है कि अपन को डर लगता है कि वापस पीछे नहीं चले जाए, बट वो कभी जाता नहीं है पीछे। वो पूरा ऊपर तक जाता है और उस समय उसमें जो जरा सी वेलोसिटी रहती है जिसके कारण वो आपको अगला, क्या बोलते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक दे दे, अगला स्लांट दे दे नीचे, है ना। वो शॉकिंग वाली चीज ही थोड़ा एड्रेनलिन निकालती है तो वो शॉक रखते हैं। एकदम से वेलोसिटी ज्यादा, एकदम से वेलोसिटी कम। समझ में आया? आजकल ऐसे साइड में कर देता है तो और स्पीड बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं फिगर 9.5, बुक में से देखिए। कुशाग्र गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैंने रिकॉर्ड की है क्लास, वो दे दूंगा आपको। हाँ सर, रात में मैं बाहर से मुंबई आया हुआ हूँ। बुक है पास में? नहीं सर, अभी तो नहीं मेरे पास बुक। चलिए ना, बाकी बच्चे 9.5 फिगर देखेंगे ध्यान से। मैं कलर कोड से पूछूंगा कि क्या हो रहा है, वो बताना रहेगा। 9.5 फिगर देखेंगे ध्यान से। मन में इसका एक्सप्लेनेशन बनाएंगे 9.5 का। सर तो इसमें क्या करना है अपन को? इसका बस मुझे एक्सप्लेनेशन दे दो कि क्या है। उसी के रिलेशन में मैंने अभी समझाया है। कोई स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करा है कुशाग्र, इधर से देखना हो तो इधर से देख ले। हाँ सर, वो मैंने डाउनलोड कर दिया। पढ़ा दिविजा? हाँ सर, पढ़ रहे। फिगर देखना है बस। राघव, सब बच्चे सुनेंगे। राघव, फिगर में, नीचे वाले फिगर में, फिगर सी में कितने केसेस बताए गए हैं? क्या बात है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप देख सकते हैं बॉल सब में आई से रोल डाउन की है और आई हाइट तक ही पहुंची है।
फर्स्ट केस में बॉल के साथ वेलोसिटी बना दी है, मतलब वो चलते जाएगी आगे, और जस्टिफाइंग वो चलते जाएगी आगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। गैलीलियो ने पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दो बराबर स्लोप्स लिया, दो बराबर स्लोप्स लिया। उसमें उन्होंने लोप पे जो स्लांट वाली हाइट है उसको कुछ ले लिया 10 मीटर्स, और दूसरा स्लोप भी सेम इंक्लिनेशन पे था, उन्होंने देखा कि 10 मीटर तक चढ़ता है। तो उन्होंने बोला कि जितना डिस्टेंस कवर कर रही है ऑब्जेक्ट गिरते समय और उठते समय वो सेम है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फॉलिंग एंड ड्यूरिंग राइजिंग इज सेम इफ द मोशन does not consist of friction and collision। टकराव भी नहीं होना चाहिए और फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अब उस एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया। उन्होंने बोला चलो इस स्लोप को जीरो करके देखते हैं, इस स्लोप को जीरो करके देखते हैं। तो उन्होंने ये स्लोप जीरो कर दिया, तो बॉल गिराई और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो फ्रिक्शन कम करते जाते वो बॉल बहुत आगे तक जाती थी। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर फ्रिक्शन जीरो होगा तो बॉल परपेचुअल मोशन करेगी, इनफाइनाइटली आगे तक जाएगी। ठीक है, देन उन्होंने एंगल 30 डिग्री से थोड़ा कम लिया, लेट्स से 15 डिग्री लिया। तो उस केस में उन्होंने देखा कि जितना स्लांट पे होता है 10 मीटर सपोज हुआ, तो इधर थोड़ा ज्यादा होता है, 10 मीटर से ज्यादा होता है, 15-17 मीटर तक हो जाता है। फिर उन्होंने एंगल को और चेंज किया, 20 डिग्री किया। 20 डिग्री में उन्होंने बोला कि 10 मीटर से तो ज्यादा था, 15 से कम था। तो उन्होंने बोला कि ये स्लांट जो है ये काम का ही नहीं है, स्लांट की लेंथ काम की ही नहीं है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और बोला कि स्लांट की लेंथ पे कुछ चीज डिपेंड नहीं करती, ना आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ पे डिपेंड करती है, इनफैक्ट आपकी वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है। जिस वर्टिकल हाइट से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे, रोल डाउन करोगे, अगर फ्रिक्शन जीरो है तो वो उसी हाइट तक चलेगी, क्योंकि गिरते गिरते, प्लीज नोट द वर्ड, गिरते गिरते वो इतनी एनर्जी अपने अंदर ले लेगी, इतनी काइनेटिक अंदर एनर्जी अपने अंदर आ जाएगी कि चढ़ते चढ़ते जब वो स्पेंड करेगी तो वो पूरी स्पेंड करने के लिए उसको सेम हाइट तक चढ़ना जरूरी है। समझे बच्चों? He worked on energy, more on energy and inertia। I'd like कि आप रीड करो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है आधा पेज, वो रीड करो। 116 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंडर जो आधा पेज दिया हुआ है लेफ्ट में, वो रीड करो। मतलब डायग्राम के नीचे। हाँ, करता हूँ।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर ये जो एनर्जी है तो मतलब इसके दोनों मतलब है कि अगर वो सेम मतलब यूनिफॉर्मली है तो चलेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज ना करे तब भी वो इनर्शिया ही होगा, और वो अगर रेस्ट में है तब भी वो इनर्शिया ही होगा। इनर्शिया का मतलब क्या समझे आप? तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या सेम वेलोसिटी के साथ चलना या रेस्ट में रहना, तो वैसे बोला। तो इनर्शिया फिक्स रहता है। अगर आप रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे हो तो आपका इनर्शिया फिक्स्ड रहता है। अगर आप में वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे इस केस में जो बॉल है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसका इनर्शिया चेंज होते जा रहा है। फाइन, ओके। सर पढ़ लिया सर, वो आधा पेज ही पढ़ना था कि इधर न्यूटन फर्दर स्टडी से लेके अदर एप्लीकेशन तक। The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the plane. यहाँ तक। सर दोनों साइड का पढ़ना है। हाँ, वो थोड़ा बुक में अलग अलग दिया, मैंने बता दिया कहाँ तक पढ़ना है, आधा पेज करीब है। पढ़ा बच्चों? हाँ सर पढ़ लिया।
सवाल पूछूं? सर 2 मिनट सर 2 मिनट चलिए पूछूं। एक स्टेटमेंट आया था, मतलब शुरू से 15-20 लाइंस बाद, द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस इज 0। तो ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? तो रियलिटी बताओ तो मैं यही बताने वाला था मुझे यही भाई ठीक है, दूसरा कोई बच्चा? स्टेटमेंट है, द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस, विच केस? उसकी जस्ट ऊपर वाली 2-3 लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वो बात कर रहे हैं बच्चों ये वाले केस की, जब वो नीचे गिरते 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 और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव होने लग गया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इट विल मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इससे गैलीलियो ने बोला कि किसी चीज़ को यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड देन ही एक्सप्लेन व्हाट इज इनर्शिया, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका काम है पूरा 9.2 रीड करना है और 9.2 के MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है? और हो सके तो एक्टिविटी 9.2 करना, मजा आएगा। 9.2 एक्टिविटी करके देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है? ऐसा करना, जब डाइनिंग टेबल लगी हो तो अगर क्लॉथ बिछाओ, मम्मी ने खाना वाना रख रखा हो, तो क्लॉथ को खींच के देखना खाना सरकता है कि नहीं। आपने देखा है कभी कुछ होटल्स में ऐसा दिखाते हैं? हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। टेबल चिकनी कितनी है और आप कितनी तेजी से उसको खींचते हो। चिकनी नहीं हो तो भी चलेगा, बट आप में स्किल रहनी चाहिए। स्किल कम है तो राघव ने जो पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है। जितनी स्मूथ होगी ऑब्वियसली उतनी तेजी से खींच पाओगे कपड़े को। तो खाने की टेबल पे मत करना, ये ग्लास वाला करके देखना। हाँ, मैं वो कपड़ा कार को पूरी फुल इंस्टॉलेशन चलाऊं। हाथ से खींचने पे ही हो जाता है, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो, थैंक यू सो